हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में टॉप 50 जीके क्वेश्चन की हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आपको हमारी ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स के लिए हमारी एक वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। उस पर आपको सारी ई बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको जो भी ई बुक बाय करनी हो आप वहाँ पर जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हाल ही में खबरों में दिल्ली स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदल दिया गया है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अमृत उद्यान। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। यहाँ पे मुगल एम्पायर की बात करी गई है, तो मुगल एम्पायर 1526 से लेके 1585 तक का रहेगा। जो पहले रूलर थे मुगल एम्पायर के वो कौन थे, आपसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर पहले रूलर थे मुगल एम्पायर के 1526 से लेके 1530 तक। बाबर के द्वारा रूल किया गया था मुगल एम्पायर के रूप में। अगर बात करी जाए कि जो पहली बैटल हुई थी पानीपत की, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इब्राहिम लोदी जो थे वो लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल एम्पायर की नींव रखी थी, और 1526 से लेकर 1530 तक बाबर के द्वारा शासन किया गया था। 1530 में डेथ हो गई थी बाबर की। टोटल 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए थे, 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में, और 1530 में डेथ हो गई थी। लास्ट रूलर कौन था मुगल एम्पायर का? तो बहादुर शाह सेकंड। 1837 से लेके 1857 तक रूल किया गया था बहादुर शाह सेकंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें पहली बार गाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1896 का कोलकाता अधिवेशन। तो 1896 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें जो राष्ट्रीय गीत है भारत का वंदे मातरम, उसको पहली बार गाया गया था। अब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी गई है, तो इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1885 में किसके द्वारा स्थापना करी गई थी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना करी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके टाइम पे जो ब्रिटिश भारत था उसके वाइसरॉय कौन थे? तो वो लॉर्ड डफरिन रहेंगे। मतलब लॉर्ड डफरिन ब्रिटिश भारत के वाइसरॉय थे 1885 में। 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, नरमपंथी और चरमपंथी। तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो हमारा सूरत अधिवेशन था, जिसमें विभाजित हुई थी, 2 भागों में डिवाइड करा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया था वो कब किया था? तो वो 1929 में 30 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें किया गया था। और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो उस टाइम पे आपके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के सेशन में, लाहौर सेशन में 1929-30 में। राष्ट्रगान जो है भारत का जनगण मन, उसको पहली बार कब गाया गया? तो 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार राष्ट्रगान को, जनगण मन को गाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में ये अध्यक्ष रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि 1887 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, और ये तीसरे नंबर के अध्यक्ष हो जाएंगे कांग्रेस के। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरा भारत की किस नदी में पाया जाता है? तो कौन सी नदी है जिसमें जो डायमंड्स हैं वो पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में जो डायमंड है वो पाया जाता है। मेन जो डायमंड की अगर बात करी जाए तो माइंस जो होती हैं उसमें मेनली डायमंड जो होता है उसको पाया जाता है। डायमंड जो होते हैं वो माइंस में खुद के निकलते हैं। अगर डायमंड माइन की बात करी जाए तो इंडिया की एक जगह रहेगी जो कि डायमंड माइन में, डायमंड में सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम रहेगा पन्ना।
पन्ना एक जगह है आपके मध्य प्रदेश में जो कि डायमंड माइन के लिए फेमस रहेगी। और मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो इंडिया का जो करीब 90% डायमंड प्रोड्यूसर है वो कौन है, वो मध्य प्रदेश है। भारत में जो 90% डायमंड प्रोड्यूस होता है वो आपका मध्य प्रदेश में ही होता है। और यही आपकी कृष्णा रिवर हो जाती है, उसमें जैसे कुछ पार्ट्स गिर जाते हैं तो वहां से जो डायमंड है वो भी आपका जनरेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में खेती के तहत भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कौन सा देश है जिसमें जो हमारी लैंड है, जो कल्टीवेटेड लैंड है वो सबसे ज्यादा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत। इंडिया का जो खेती का लैंड है, खेती की जो भूमि है वो सबसे ज्यादा रहेगी, प्रतिशत में सबसे अधिक है। अगर आपसे दुनिया में पूछी जाए कि वर्ल्ड की जो कल्टीवेटेड लैंड है वो कितना है पूरी दुनिया में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11.6%। दुनिया में पूरा जो एरिया है उसमें करीब 11.6% का एरिया है, लैंड रहेगा, जो कि हमारा खेती के लिए भूमि जो है वो रहेगी। अगर इंडिया पहले नंबर पे है तो इंडिया में कितना है, तो इंडिया का 53.7% रहेगा जो कि खेती के तहत भूमि रहेगी इंडिया में, और ये काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इसीलिए इंडिया को एक खाने के मामले में, खदान के मामले में काफ़ी बड़ी एक इकोनॉमी माना जाता है, क्योंकि भूखमरी जो चीज़ है वो इंडिया में नहीं आ सकती, क्योंकि इंडिया में जो प्रोडक्शन है, जो खाने की चीज़ें हैं, खेती की जो चीज़ें हैं, उनकी प्रोडक्शन बहुत बड़े मात्रा पे होती है। तो इंडिया जो है पहले नंबर पे है, आपका खेती के तहत भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक रहेगा। दूसरे नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, और ये इस यूनाइटेड स्टेट्स में करीब 17.1% का एरिया रहेगा, कल्टीवेटेड लैंड रहेगा। कथक नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य को इंग्लिश में हम क्लासिकल डांस बोलते हैं। तो टोटल भारत में 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, उनको अभी हम कवर करेंगे। पहले ये देखते हैं कथक नृत्य जो है भारत के किस राज्य का है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट जो हमारी राज्य है उसका एक नृत्य रहेगा, शास्त्रीय नृत्य है कथक। अब यहाँ पे 9 शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से रहेगा, कथक रहेगा उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का रहेगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से। तो एक हमारा कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं केरला स्टेट के, केरला राज्य के। मोहिनीअट्टम जो ये नाम रखा गया है, जो हमारे भगवान विष्णु थे, लॉर्ड विष्णु थे, उनके द्वारा एक मोहिनी अवतार लिया गया था, उसी के बेसिस पे मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म जो है ये आपका डेडिकेटेड रहता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म कौन से भगवान को, कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विष्णु। जो भगवान विष्णु है उनको डेडिकेटेड है, समर्पित है आपका मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म। ओडिसी डांस उड़ीसा से रिलेटेड है, सत्रिया हो जाएगा आसाम से, छऊ डांस आपका झारखंड का रहेगा, और ये 9वां डांस जो ऐड किया गया है वो रहेगा। इससे पहले 8 शास्त्रीय नृत्य थे भारत के। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिहुला भारत के किस राज्य का त्योहार है? तो बिहुला जो डांस फॉर्म है ये हमारा बिहार स्टेट से संबंधित हो जाएगा। आपसे एग्जाम्स में जो डांस फॉर्म्स होते हैं वो काफी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक हैं? तो आर्य समाज की जो संस्थापक हैं, आर्य समाज की जो स्थापना करी गई है वो किसके द्वारा करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने स्थापना करी है आर्य समाज की। यहाँ पे कुछ स्थापनाओं की बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो हमारी करी गई हैं, जैसे ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित किया गया, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने स्थापित किया है, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने, सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने, अलीगढ़ आंदोलन को सैयद अली अहमद खान ने, आत्मीय सभा को राजा राम मोहन रॉय ने, तत्व बोधिनी सभा को देवेंद्र नाथ टैगोर ने, भारतीय समाज के सेवक मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, और अनुशीलन समिति आपकी सतीश चंद्र बसु के द्वारा स्थापित करे गए थे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्थापनाएं हैं इंडिया की। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा तटरेखा क्षेत्र है? तटरेखा क्षेत्र वो होता है, मतलब इंडिया का कौन सा राज्य है जिसकी जो बाउंड्री है, जिसका जो बॉर्डर है वो जो समुद्र की सीमा है उससे सबसे ज्यादा लगता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात की जो सीमा है वो पानी से, समुद्र से सबसे ज्यादा लगती है, तो इसलिए जो गुजरात है सबसे लंबा तटरेखा क्षेत्र है। अगर यहीं पे बात करी जाए तो गुजरात राज्य की जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है पानी से, तो वो है करीब 1214.7 किलोमीटर की। भारत में कुल 9 राज्य हैं जिनकी तटीय सीमाएं जो होती हैं, जो साझा करते हैं, 9 राज्य इंडिया के 9 स्टेट्स हैं जिनकी पानी से बाउंड्री लगती है।
कनाडा की तटरेखा दुनिया की सबसे लंबी रहेगी, कनाडा की सबसे लंबी है। अगर आपसे दुनिया में पूछी जाए, अगर स्टेट में पूछी जाए तो गुजरात की रहेगी। यहाँ पे जो 9 राज्य हैं हमारे जिनकी तटीय रेखा जो है, सीमा जो है वो साझा होती है, उनको यहाँ पे मैप के थ्रू एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे टोटल 9 स्टेट्स हो जाएंगे, 9 राज्य हो जाएंगे। कौन कौन से? तो पहला हमारा गुजरात, दूसरा हो जाता है महाराष्ट्र, तीसरा हमारा गोवा रहेगा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और हमारा 9वां हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल 9 राज्य हैं इंडिया के जिनकी तटीय सीमा जो है वो साझा करते हैं। सबसे लंबी जो सीमा लगाता है वो गुजरात रहेगा और सबसे छोटी लगाता है हमारा गोवा स्टेट। रमन मगसेसे पुरस्कार किस वर्ष आपका स्थापित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1957। तो 1957 में आपका स्थापित किया गया था रमन मगसेसे पुरस्कार को। कृषि संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 3 सूचियां होती हैं हमारी, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है हमारा कौन सी सूची में आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्य की सूची में आता है हमारा कृषि। अब यहाँ पे जो सूची होती है उनकी कुछ बात कर लेते हैं। तो रक्षा जो है ये हमारा संघ की सूची में आता है, रेलवे भी संघ की सूची में आता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जो स्वच्छता है ये भी राज्य की सूची में आती है हमारी, बैंकिंग संघ की सूची में आता है, जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये समवर्ती सूची में आते हैं, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद आपकी समवर्ती सूची में आते हैं, उद्योग राज्य की सूची में आता है, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं आपकी समवर्ती सूची में आती हैं, शिक्षा भी समवर्ती सूची में आती है, बल्लेबाजी और जो जुआ होता है ये हमारा राज्य की सूची में आता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो हमारा कौन सा अनुच्छेद रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। पिचावरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। पिचावरम जो मैंग्रोव वन है या पिचावरम मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड रहेगा और ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव वन रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है तो वो सुंदरबन मैंग्रोव रहेगा, जिसका जो ज्यादातर पार्ट है वो आपका बांग्लादेश में आता है। तो बांग्लादेश का रहेगा सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाएगा। भिमबेटका रॉक शेल्टर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। तो भिमबेटका रॉक शेल्टर आपके कहां पे है? मध्य प्रदेश में। भिमबेटका रॉक शेल्टर जो है ये सबसे पुराने रॉक आर्ट रहेगा इंडिया का। जो इंडिया का सबसे पुराना रॉक आर्ट है वो रहेगा भिमबेटका साइट या भिमबेटका रॉक शेल्टर। कुछ शेल्टर ऐसे हैं भिमबेटका के जो कि करीब 1 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अगर यूनेस्को विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करी जाए, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करी जाए, तो इसमें भिमबेटका रॉक शेल्टर को 2003 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की मेजबानी की है? तो राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोला जाता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों की या कॉमनवेल्थ गेम्स की 2022 की मेजबानी कौन से देश ने करी? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूके। यूनाइटेड किंगडम में भी एक जगह रहेगी बर्मिंघम, वहां पे आपका आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल खेल 2022 को। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करी जाए तो इसमें चैंपियन कौन रहा? पहली रैंक रही है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 मेडल जीते हैं। होस्ट किया गया बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। भारत की रैंक आपसे पूछी जाती है कि भारत की क्या रैंक रही? तो इंडिया की 4th रैंक, चौथी रैंक रही है आपकी राष्ट्रमंडल खेलों में। इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा टोटल 61 मेडल्स आपके जीते गए थे। निकोसिया किस देश की राजधानी है? तो निकोसिया कौन सी कंट्री है जिसकी राजधानी रहेगी? तो हमारा आंसर है साइप्रस। साइप्रस एक छोटा सा देश रहेगा आपका टर्की के पास। टर्की जो कंट्री है, टर्की और सीरिया, अभी वहां पे अर्थक्वेक आया है जिसमें करीब काफी सारे लोग रहेंगे जिनकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो इस वजह से आपका साइप्रस से रिलेटेड रहेगा टर्की से। टर्की के एक बराबर में छोटा सा नेशन है साइप्रस। तो साइप्रस की आपकी कैपिटल है निकोसिया। अगर टर्की की बात करी जाए तो टर्की की कैपिटल क्या है? तो अंकारा कैपिटल है टर्की की। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम। यूक्रेन और रशिया का अभी वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन की कैपिटल आपसे पूछी जाती है तो कीव कैपिटल है यूक्रेन की। रशिया की कैपिटल है मॉस्को।
अगर हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश की बात करी जाए तो बांग्लादेश की ढाका कैपिटल हो जाती है। ढाका से आपको एक एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कुछ चीज याद आती होगी, 1906 से रिलेटेड। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी 1906 में उसको स्थापित किया गया था आपका ढाका में। निम्नलिखित में से किसे भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहां पे हम एक चीज और ऐड करेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत के 14वें नंबर के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी रहेंगे जिनको 14वें नंबर का अटॉर्नी जनरल चुना गया है भारत का। अब पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें आपका क्या करेक्ट आंसर होगा? एमसी स्टेलबर्ट। एमसी स्टेलबर्ट जो थे ये पहले अटॉर्नी जनरल थे भारत के। 14वें नंबर के प्रेजेंट टाइम में एन वेंकट रामनी रहेंगे आपके, जिन्होंने जो पदभार संभाला है वो संभाला है 1 अक्टूबर 2022 से। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्टूबर 2022 से पहले भारत के अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा के वेणुगोपाल। अक्टूबर से पहले के वेणुगोपाल 13वें नंबर के अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। समाचार पत्र पत्रिका बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? तो ये जो है बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके संस्थापक आपके रहेंगे जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा स्थापित किया गया था आपका बंगाल गजट, जो कि एक समाचार पत्र है भारत का। यहाँ पे कुछ और समाचार पत्र या पत्रिकाओं की बात करेंगे तो इंडियन मिरर आपका देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन ओपिनियन और नवजीवन ये दोनों महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित करे गए। मुख्य नायक डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, कॉमरेड मोहम्मद अली के द्वारा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा, वंदे मातरम विपिन चंद्र पाल या विपिन चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, भारतीय समाज शास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा। तो ये कुछ पत्र और पत्रिकाएं हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो है ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, चीफ जस्टिस रहेंगे भारत के। इन्होंने जो अपना पदभार संभाला है वो संभाला है 9 नवंबर 2022 से। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले 49 नंबर के थे उदय उमेश ललित, जिन्होंने टोटल कितने टाइम के लिए सर्व किया है? तो 73 डेज के लिए उदय उमेश ललित चीफ जस्टिस बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे भारत के। और उदय उमेश ललित के रिकमेंड किया गया था इनके द्वारा ही DY चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो भारत के पहले चीफ जस्टिस थे HJ कानिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आपका पूछा जाता है। खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका स्थित है खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट। लेकिन अगर महाराष्ट्र में भी आपसे सिटी पूछ ली जाए तो नागपुर के अराउंड आपका सिचुएटेड रहेगा खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट। और इसमें जो पावर जनरेट होती है उसका जो मेन फ्यूल है, जो प्राइमरी फ्यूल है वो क्या रहेगा? तो वो हमारा कोल हो जाएगा। कोल जो है वो प्राइमरी फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट में। अमरनाथ गुफा मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो हमारा आंसर है जम्मू कश्मीर। अमरनाथ गुफा या अमरनाथ गुफा मंदिर आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड रहेगा। मुलायम सिंह यादव, जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो मुलायम सिंह यादव रहेंगे, इनको हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है 2023 का। और जो पद्म अवार्ड्स होते हैं ये आपके कब अनाउंस होते हैं? तो 26 जनवरी को हर साल अनाउंस होते हैं आपके पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न अवार्ड्स। तो 26 जनवरी को ही अनाउंसमेंट हुई कि पद्म विभूषण पुरस्कार से मुलायम सिंह यादव को आपका सम्मानित किया गया है 2023 में। पद्म विभूषण अवार्ड जो रहेगा ये दूसरे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। तो मुलायम सिंह यादव जो हैं, कौन सी हमारा राज्य है जिसके पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। इंडिया की पॉपुलेशन में सबसे बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके आपके मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव फाउंडर रहेंगे आपके समाजवादी पार्टी के, जो कि मेन पार्टी है उत्तर प्रदेश स्टेट की। तो समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव के बेटे रहेंगे अखिलेश यादव, वो प्रेजेंट टाइम में आपके समाजवादी पार्टी के हेड रहेंगे।
डबोलिम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो कि इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है एरिया में, वहां पे आपका एक डबोलिम हवाई अड्डा रहेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक और नया हवाई अड्डा जो है वो इनॉग्रेट किया गया है आपका 2023 में गोवा के अंदर। तो उसका क्या नाम रहेगा? तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रहेगा, और उसको हम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ गोवा का ये एक एयरपोर्ट रहेगा। इसको ऑपरेशनल किया गया था आपका जनवरी 2023 में, जिसकी जो स्टोन रखी गई, इसकी जो स्टोन रखी गई थी, इनॉग्रेशन जो इसका स्टार्टिंग में किया गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था नवंबर 2016 में। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो 3 गुफाएं होती हैं, अजंता, इलोरा और एलिफेंटा। अजंता की गुफाएं कहां पे हैं? आपकी महाराष्ट्र में। बाकी दोनों की भी हम बात करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रसिद्ध स्थल हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अकबर का मकबरा है आपका आगरा उत्तर प्रदेश में, विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, अंबर पैलेस जयपुर राजस्थान में, अमरनाथ गुफा अभी हमने पीछे ही कवर करा था जम्मू कश्मीर में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में, दिलवारा जैन टेम्पल्स माउंट आबू राजस्थान में है, एलिफेंटा जो हमारा क्वेश्चन था अजंता केव, एलिफेंटा केव और इलोरा केव गुफाएं जो हैं ये तीनों ही आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड रहेंगी। हवा महल है आपका जयपुर राजस्थान में। फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ब्रजभूषण कावरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यहाँ पे जो आपके एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं पीछे, उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक रहा है, जिसमें आपके वाद्य यंत्र हो गए, उनसे संबंधित पर्सन हो गए, फिर आपके डांस फॉर्म्स जो होते हैं तो उससे संबंधित जो डांसर्स हैं वो टॉपिक हो गया आपका, ऑटोबायोग्राफी हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे हैं जिनसे आपके एसएससी के एग्जाम्स में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपके रिपीटेड काफी ज्यादा देखे गए हैं। तो उसी में से आपका एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ब्रजभूषण कावरा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हमारा आंसर है गिटार। गिटार को प्ले करते हैं आपके ब्रजभूषण कावरा। लेजिम किस राज्य का व्यापक रूप से किया जाने वाला जनजातीय नृत्य है? तो लेजिम जो डांस है ये कौन से हमारे राज्य का रहेगा? तो हमारा आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक आपका ट्राइबल डांस फॉर्म है लेजिम डांस, जनजातीय नृत्य रहेगा। कुछ फोक डांसेस की बात करते हैं महाराष्ट्र के, तो आपका हो जाएगा लवनी, धंगरी गाजा, लेजिम हो जाएगा, कोली हो जाता है, और गोंडालू हो जाता है, तमाशा, पुवाड़ा, ढिंडी, काला, दशवतार, ये सब आपके क्या हैं? फोक डांसेस हैं महाराष्ट्र स्टेट के। कौन सी चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से। यहाँ पे कुछ और सेपरेशंस की बात करते हैं कि कौन कौन जो चीज़ें हैं वो किसको अलग सेपरेट करते हैं। तो इसी तरीके से आपका एक 8 डिग्री चैनल है जो कि मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है मालदीव से। 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो हमारा क्वेश्चन था ये अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है। फिर आपकी पाल्क स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करती है। रेड क्लिफ लाइन या फिर रेड क्लिफ रेखा आपकी भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को। अराकन पर्वत आपके भारत और म्यांमार को। काली नदी भारत और नेपाल को। और आपकी डुरंड रेखा रहेगी जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो ये सेपरेशन वाली चीजें रहेंगी जो आपको सेपरेट करती हैं दो किसी भी पार्ट्स को, वो आपकी ये हमने कवर करा। फ्रीडम बिहाइंड बार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर रहेंगी किरण बेदी। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पे आपका स्थित है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। कहां पे रहेगा? लद्दाख में। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तो वो आपका अंडमान व निकोबार द्वीप पे समूह पे ही स्थित रहेगा। क्या नाम है उसका? तो साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान आपका इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क रहेगा। टोटल 9 नेशनल पार्क है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप पे। और जो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, इसका नाम बदल दिया गया है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। तो इसका नाम आप जरूर ध्यान रखें कि माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान का नाम अब क्या है? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। काजरी नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो कजरी भी आप इसको बोलते हैं, काजरी भी बोलते हैं। तो ये जो डांस फॉर्म है ये कौन सी स्टेट का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का एक डांस फॉर्म रहेगा आपका कजरी डांस या फिर काजरी डांस।
अफगानिस्तान देश की संसद का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शोर। शोर जो है ये संसद का नाम है, पार्लियामेंट का नाम है अफगानिस्तान की। पंथी नृत्य किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो हमारी स्टेट है वहां का एक डांस रहेगा आपका पंथी डांस, पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ स्टेट की अगर बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस के रहेंगे, विधायिका है यहाँ पे एक सदनीय जिसमें टोटल 90 सीट्स हैं, राज्यसभा में 5 सीट है आपकी छत्तीसगढ़ की, लोकसभा में 11 सीट्स हैं। उच्च न्यायालय कहाँ रहेगा छत्तीसगढ़ का? तो बिलासपुर में रहेगा। गठन कब हुआ था छत्तीसगढ़ का? तो 1 नवंबर 2000 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर की रहेगी? तो 9वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट टू एजुकेशन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A। तो शिक्षा का अधिकार हमारा अनुच्छेद 21A में आता है। हर्यांक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यांक वंश जो है उसकी जो स्थापना करी गई वो किसके द्वारा करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने स्थापना करी हर्यांक वंश की। यहाँ पे कुछ और स्थापनाओं की बात करते हैं। तो मौर्य वंश को स्थापित किया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने, शुंग वंश को पुष्यमित्र शुंग ने, नंद वंश को महापद्मानंद ने, सतवाहन वंश को सिमुका सतवाहन ने, गुलाम वंश को बाबर ने, चोला वंश को विजयला के द्वारा और गुप्ता वंश को श्रीगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। अंबुबसी महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम का एक फेस्टिवल रहेगा, महोत्सव रहेगा अंबुबसी फेस्टिवल। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप जो है ये कितने द्वीप या फिर कितने आइलैंड से मिलके बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। टोटल 36 आइलैंड हैं, द्वीप रहेंगे आपके लक्षद्वीप में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, लार्जेस्ट द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप का, तो एंड्रोट आइलैंड रहेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका, सदर्न मोस्ट जो आइलैंड है वो कौन सा है लक्षद्वीप का, तो वो मिनिकॉय आइलैंड रहेगा। और सबसे कम जो पॉपुलेशन है आइलैंड पे लक्षद्वीप के कौन से पे है, तो वो बित्र आइलैंड रहेगा जिसमें आपकी सबसे कम पॉपुलेशन रहती है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो फंडामेंटल जो हमारे राइट्स रहते हैं उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा 44th। तो 44th जो हमारा संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है इसको हमारे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। उसके बाद टोटल 6 मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में रह गए हैं। इससे पहले जब ये ऐड था तो टोटल 7 हमारे मौलिक अधिकार होते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पटचित्र कला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं के में किस भगवान को समर्पित है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे काफी पूछे जाते हैं कि कौन से भगवान को ये चीज डेडिकेटेड है। तो पटचित्र कला जो रूप है ये हमारे कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ। तो भगवान जो हमारे जगन्नाथ हैं उनको समर्पित है आपका पटचित्र कला रूप। इसी तरीके से कुछ और कला रूप हैं, वो हमारी कौन सी स्टेट हैं, जो हमारे कौन से राज्य हैं जिनसे संबंधित हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हमारी एक कला रूप रहेगी मधुबनी पेंटिंग, ये बिहार से संबंधित रहेगी। तंजौर पेंटिंग है तमिलनाडु से। वल्ली कला रहेगी आपकी महाराष्ट्र से। पटचित्र पेंटिंग उड़ीसा से रहेगी। मुगल चित्रकला रहेगा मुगल काल से। कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से। और जो आपकी गोड़ पेंटिंग है ये मध्य प्रदेश से आपकी संबंधित पेंटिंग हो जाएगी। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमारा आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA डैश में स्थित है। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय हो जाएगा इसका इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, वो कहाँ पे आपका? तो हमारा आंसर हो जाएगा लुसाने स्विट्जरलैंड। तो लुसाने एक जगह है स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित रहेगा। जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है इसको फॉर्म किया गया था नवंबर 1946 में। इसके प्रेसिडेंट आपके उमर क्रेमलेव रहेंगे। यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और एक होता है आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को 1946 में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन को आपको स्थापित किया गया था 1921 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पनामा में। और उसके प्रेसिडेंट हैं गिलबर्ट मेंडोजा। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग रहेंगे।
किस देश ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 जीता? तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो टी20 विश्व कप हुआ है 2022 में, वो कौन से देश ने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। और मेजबानी किसने करी थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने करी थी। इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है, जो कि इनका दूसरा टाइटल रहेगा। इसमें रनर अप रहा है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे, जो कि इंडिया के एक प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा विकेट आपके लिए थे वनिंदु हसरंगा ने, जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके सैम करन रहे थे, इंग्लैंड के प्लेयर रहेंगे। और सैम करन आईपीएल में अभी तक सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले आपके प्लेयर हो जाएंगे। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैश में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय रहेगा। तो ये कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपका लोकेटेड रहेगा एक जलाशय है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नृत्य शैली से संबंधित जो पर्सन है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो तीजन बाई किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पांडवानी। पांडवानी जो नृत्य शैली है, जो डांस फॉर्म है, उससे रिलेटेड है, आपको उसको परफॉर्म करती है तीजन बाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन गलत है? तो रॉस द्वीप आपका अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, बिल्कुल सही रहेगा आपका। मजूली द्वीप आपका आसाम में है, बिल्कुल सही रहेगा, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब्दुल कलाम द्वीप आपका उड़ीसा में है, ये भी आपका सही है। पंबन द्वीप आपका केरला में है, ये आपका गलत हो जाएगा। और यही हमारा फिर सही ऑप्शन बैठेगा आपका। पंबन द्वीप जो है आपका केरला में नहीं है। ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका? ये लोकेटेड है आपका तमिलनाडु में। पंबन द्वीप आपका तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड रहेगा। बकरवाल जनजाति भारत के किस राज्य या प्रदेश में आपके पाई जाती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां की एक ट्राइब रहेगी, आपकी जनजाति रहेगी बकरवाल ट्राइब। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1982। 1982 में स्थापना हुई थी आपकी भारतीय निर्यात आयात बैंक की। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं, उनसे भी बहुत एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हाल ही में। तो आप इस टॉपिक को भी जरूर कवर करें। हमारा आंसर हो जाएगा 11। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज रहेंगी, मौलिक कर्तव्य हैं भारत में। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको हमने कौन से देश से लिया है? तो इनको हमने बोरो किया है रशिया से। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी ऐड करी गई थी, वो हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करी गई थी 1976 में। किसका रिकमेंडेशन पे? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, आपसे अलग अलग क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया? तो उसमें आपका स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया? तो उसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। कहाँ से हमने बोरो किया? तो उसमें आपका आंसर रशिया हो जाएगा। तो ये ऐसे घुमा फिरा के आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इस स्टार्टिंग में आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज होती थी। 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, ये ऐड करी गई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। तो ये सब चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। नवंबर 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा को सम्मानित किया गया नवंबर 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार से। बैकल झील किस देश में स्थित है? तो बैकल जो लेक है, जो झील है, वो हमारी कहाँ की रहेगी? रूस की। रशिया जो हमारी कंट्री है, वहाँ की एक लेक रहेगी बैकल लेक। इंपॉर्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि दुनिया की सबसे गहरी डीपेस्ट लेक है बैकल लेक, जो कि रशिया में है। रानी की वाव डैश राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। तो रानी की वाव आपका कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट में आपका लोकेटेड है रानी की वाव। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रानी की वाव की जो इमेज है, वो प्रिंट है हमारे बैक साइड पे कौन से रुपये के नोट पे? तो आपका आंसर हो जाएगा 100 रुपये के नोट पे। जो हमारे 100 रुपये का नया नोट है, उसके बैक साइड पे जो रानी की वाव है, उसकी इमेज प्रिंटेड रहेगी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? तो बक्सा जो किला है, बक्सा जो फोर्ट है, वो आपका कौन से राज्य में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जो है, वहां पे आपका बक्सा जो किला है, बक्सा टाइगर रिजर्व भी आपका कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ही है। तो बक्सा किला भी आपका पश्चिम बंगाल में ही लोकेटेड रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। 2 हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा तटरेखा क्षेत्र है? तो पानी से जो हमारी कौन सी स्टेट है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है? तो गिवन ऑप्शंस में से आपको जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है उसका आंसर आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, कहां पे आपका माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। और एक चीज और आप क्वेश्चन के फॉर्म में ही टाइप कर दें कि माउंट हैरियट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये भी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।